गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था भारत में मृदा के प्रकारों के बारे में, कितने प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है और उनका विशेष स्थान क्या है, किस क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, ये पहली कक्षा में हमने देखा था। दूसरी कक्षा में देखा था कि भारत में मृदा के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, तो उनमें आपने देखा था कि एक मृदा अपरदन की चुनौती है भारत में सबसे बड़ी, और दूसरा आपने देखा था कि मृदा प्रदूषण की समस्या भारत में है। तो भारत में आपने दो समस्याएं देखी थी, मृदा, एक तो आपने देखा मृदा अपरदन, तो और दूसरा आपने देखा मृदा प्रदूषण। तो आज की जो कक्षा है ये कैसे मृदा अपरदन को हम कैसे रोकें, क्योंकि दो समस्याएं हैं मृदा संरक्षण में, आप उन्हीं पर ध्यान देंगे, मतलब जिससे मृदा जो है प्रभावित हो रही हो। तो इसमें एक समस्या है मृदा अपरदन, दूसरी आपने देखा था मृदा प्रदूषण। तो मृदा अपरदन में और मृदा प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, किन क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है, इसको किस प्रकार से कम किया जाए, इस पर हमें बात करना है, इन बिंदुओं पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत में मिट्टी का प्रयोग जो है प्राचीन काल से होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 75% जो हमारी आबादी है वो कृषि कार्यों में किसी न किसी रूप में संलग्न अवश्य है, कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। अब अगर कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है 75% आबादी, तो निश्चित रूप से इसके लिए ज़रूरी क्या है, कृषि के लिए सबसे ज़रूरी हो जाती है मृदा, और मृदा के साथ साथ हो जाते हैं जल। तो मृदा और जल संरक्षण के बहुत सारे कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं, मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज की जो चर्चा है वो मृदा पर केंद्रित रहेगी। रही बात जल से संदर्भित कि किस प्रकार से जल को संरक्षण किया जाए, जब आपको बाढ़ और अन्य घटनाएं पढ़ाई जाएंगी तो वहीं पर आपको जल संरक्षण से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा था कि भारत में लगभग 75% जो आबादी है हमारी वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, और इसके आर्थिक विकास का जो मुख्य एक प्रकार से कहें कि आधार है, जो 75% हमारी आबादी है, इनका जो मुख्य आधार है वो कृषि है। और कृषि से यदि मुख्य आबादी जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से यदि हम कहें तो कृषि के साथ साथ, क्योंकि मृदा कृषि के लिए एक आवश्यक, यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है मृदा, तो मृदा का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। आप बोल रहे हैं ला लीना के बारे में, आपको बताया गया था और बोला गया था कि आप नोट करके आएंगे। यदि आपने नहीं नोट किया है तो ला लीना मैं फिर से बता दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी पहले हम देख रहे थे मृदा संरक्षण के बारे में। अब मृदा संरक्षण किन चीज़ों के लिए हम करेंगे, सबसे पहले मृदा अपरदन और दूसरा आपका आता है मृदा प्रदूषण। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि मृदा अपरदन की घटनाएं, जैसे कि आपने देखा था कि भारत के उत्तर के विशाल जो मैदान है वहां पर देखने को मिलती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तटीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और इसके साथ साथ आपने देखा था कि जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर भी आपको मृदा अपरदन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यदि हम बात करें मृदा प्रदूषण कहां पर देखने को मिल रहा है, तो संपूर्ण भारत में, विशेषकर जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा मृदा प्रदूषण की समस्या है। और ये इसका जो कारण है वो रासायनिक, जो आप उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके कारण आपको मृदा प्रदूषण की समस्या जो है उत्तर भारत में देखने को मिल रही थी। इसके अतिरिक्त आपने देखा था कि मृदा में, जैसे कि आपने देखा था कि लवणीकरण की समस्या, या भी यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ लवणीकरण के साथ साथ आपने देखा था कि भारत में जो वेटलैंड है, बहुत सारे वेटलैंड है जिनका संरक्षण अभी नहीं किया जा रहा है, और वहाँ की भी, क्योंकि वेटलैंड का मतलब हो गया कि उस भूभाग में जो जल है वो लगभग वर्ष भर भरा रहता है, और वर्ष भर जब किसी क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान विशेष पर जल भरा रहता है तो जो वहाँ की मिट्टी होती है एक प्रकार से वो दलदली हो जाती है, कृषि कार्यों के योग नहीं रहती है। तो इस प्रकार के जो वेटलैंड है उनका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को हम उस वेटलैंड से जोड़ सकते हैं, इसके लिए भी भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और मत्स्यन और इस प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं जो वेटलैंड में हो सकती हैं, उसके लिए लगातार भारत सरकार की तरफ से सहायता भी दी जा रही है।
तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक एक करके हमें देखना है कि मृदा अपरदन किन क्षेत्रों में होता है, किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है और उसको रोकने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। इन्हीं बिंदुओं पर आज की जो चर्चा है वो केंद्रित है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन में आज हम देखेंगे सबसे पहले इसमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहले पहला कौन सा आपने पढ़ा था, चादर अपरदन आपने पढ़ा था, चादर अपरदन आपने पढ़ा था। और आपको याद भी आना चाहिए कि चादर अपरदन की जो घटना थी ये किन क्षेत्रों में आपने देखा था। तो सबसे पहले चादर अपरदन की घटना आपने पढ़ा था। और चादर अपरदन की जब घटना की बात होती है, मतलब कि चादर अपरदन का मतलब हो गया कि क्षैतिज अपरदन। और जब बात आती है क्षैतिज अपरदन तो आपने देखा था कि जो चादर अपरदन की जो घटना है ये चीज़ें आपको विशेषकर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वहाँ पर देखने को मिल रहा था, जो आपके तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे भारत में मृदा संरक्षण की यदि हम बात करें कि मृदा संरक्षण की बात कब से प्रारंभ हुई, तो स्वतंत्रता के पूर्व यदि हम देखें तो जो भारतीय कृषक थे, क्योंकि हम ब्रिटिश के एक प्रकार से देखें ब्रिटिश का शासन यहाँ पर हुआ करता था, तो मृदा संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम स्वतंत्रता से पूर्व नहीं चलाए जा रहे थे। जो हमारे कृषक होते थे वो पारंपरिक तरीकों से मृदा को संरक्षित भी करते थे। अब पारंपरिक तरीकों से करते थे तो स्वतंत्रता के बाद यदि हम देखें तो सबसे पहले का जो वर्ष आता है वो आता है 1958। 1958 में क्या हुआ, 1958 से जो मृदा संरक्षण थे, एक सर्वे प्रारंभ कराया गया भारत में, मिट्टियों से संदर्भित एक सर्वे प्रारंभ कराया गया। और इसकी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट लगभग आपके 10 से 15 वर्षों के बाद आपको देखने को मिली है। और उसी के बाद आपने देखा कि भारत में 4 केंद्र, जो 1958 में सर्वे कराया गया था, प्रारंभ कराया गया था, इसकी जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर भारत में 4 मृदा संरक्षण जो केंद्र हैं वो खोले गए। कहां कहां पे खोले गए, पहला आपका खोला गया दिल्ली में। और दिल्ली में जो खोला गया इसका उद्देश्य था कि जो आपकी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। दूसरा आप देखेंगे कि दूसरा आपको देखने को मिलता है नागपुर में। अब नागपुर में यदि ये देखने को मिल रहा है तो यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसको आपने देख लिया कि जो दिल्ली में है केंद्र, इसका उद्देश्य है, इसका जो एक प्रकार से देखें कार्य है वो जलोढ़ मृदा से संबंधित है। जलोढ़ मृदा में किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार से इनको दूर किया जाता है, इससे जुड़ी हुई जो संस्तुतियां होती हैं वो दिल्ली में जो केंद्र आपका स्थित है उसके द्वारा दी जाती है। दूसरा आपका नागपुर में देखने को मिलता है। अब अगर नागपुर में देखने को मिल रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि नागपुर जो क्षेत्र है सबसे पहले किस राज्य में पड़ता है, और यदि राज्य पता चल गया तो उस राज्य में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उस क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। क्योंकि ये जो मृदा संरक्षण केंद्र हैं जो आपके बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य क्षेत्रीय आधार पर भारत को 4 भागों में बांटकर 4 केंद्र बनाए गए थे। तो दूसरा आपका नागपुर में है। और कल आपने पढ़ा था महाराष्ट्र के बारे में पिछली कक्षा में, और आपने देखा था कि महाराष्ट्र में जो विशेषकर जो चट्टानें हैं वो आपने देखा था कि क्योंकि लावा के निक्षेप हैं, आपने पढ़ा था ट्रैप, आपने पढ़ा था। तो ट्रैप यदि है कहीं पे तो वहां पे मृदा कौन सी होगी आपको पता होना चाहिए, और आपको ही बताना पड़ेगा कि कौन सी मृदा देखने को मिलेगी। यदि कहीं पे ज्वालामुखी घटनाएं हो रही हैं, उसके फलस्वरूप फिर उसके ऊपर मृदा का निर्माण हो रहा है, तो किस प्रकार की मृदा होगी, काली मृदा होगी, लाल पीली मृदा होगी, जलोढ़ मृदा होगी या मरुस्थलीय मृदा होगी। आग्नेय चट्टानों से किस प्रकार की मृदा आपको देखने को मिल रही है, पहली कक्षा में बात हुई थी इसकी। लैटराइट तो देखने को मिलेगी, लेकिन पूरे क्षेत्र विशेष में लैटराइट नहीं मिलेगी, क्योंकि लैटराइट के लिए जरूरी क्या है, उच्च तापमान, उच्च वर्षा। और जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च तापमान और उच्च वर्षा रहती हो, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखाग्रस्त भी रहते हैं। और सबसे ज़्यादा कृषक की जो आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती हैं वो आपको देखिए यहाँ से जवाब आने लगे, काली मृदा। तो जो नागपुर का केंद्र है इसका उद्देश्य था काली मृदा को संरक्षण करना। तो नागपुर का जो केंद्र है ये काली मृदा से जुड़े हुए क्षेत्रों पर शोध करता है और उनसे जुड़ी हुई अपनी संस्तुतियां देता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कोलकाता में। अब अगर कोलकाता में है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, कोलकाता में है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, किस प्रकार की मृदा से जुड़ी हुई संस्तुतियां देगा, किस मृदा पर यह शोध करेगा जो आपका केंद्र कोलकाता में है। सबसे पहले कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो जलोढ़ मृदा तो आपको देखने को मिलेगी ही,
ठीक है। जलोढ़ के साथ साथ जो पूर्वोत्तर भारत का हमारा क्षेत्र है जहां पे आपकी पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है, तो जो ये आपका केंद्र था ये जलोढ़ और पर्वतीय मृदा से संदर्भित है। जलोढ़ और पर्वतीय मृदा से संबंधित संस्तुतियां ये देता है। पहला हो गया दिल्ली, दूसरा नागपुर, तीसरा कोलकाता और चौथा है आपका बेंगलुरु में। अब अगर बेंगलुरु में है तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक के क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और आप देखेंगे क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र की बात हो रही है तो आप जानते हैं भारत की सबसे मुख्य मृदा कह लीजिए या सबसे प्राचीनतम मृदा कह लीजिए कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लाल और पीली मृदा इस क्षेत्र विशेष में देखने को मिल रही है। तो लाल और पीली मृदा के लिए जो केंद्र बनाया गया है वो बेंगलुरु में बनाया गया है। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के बाद से, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश था और उस समय भारत की अधिकांश आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई थी, इसलिए भारत सरकार ने विभिन्न मृदा के जो क्षेत्र थे उनको संरक्षित करने के लिए, उनको आगामी पीढ़ी के लिए, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है जिसको बोलते हैं समपोषणीय विकास, तो समपोषणीय विकास की दृष्टिगत किस प्रकार से इस पर कार्य किया जाए, किस प्रकार से फसलों का उत्पादन किया जाए जिससे मृदा की जो उर्वरता है वो भी बनी रहे और अगली पीढ़ी के लिए हम एक उपयुक्त मृदा दे सके जैसा कि हमें पिछली पीढ़ी से हमें प्राप्त हुआ है। तो कहने का मतलब है ये 4 केंद्र आपको पता होना चाहिए और चारों केंद्रों का उद्देश्य क्या है, किस मृदा को संरक्षित करने के लिए हैं, ये भी अवश्य आपको ध्यान में आना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में एक पंक्ति में पूछा जा सकता है कि जो बेंगलोर में मृदा संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं उसका उद्देश्य किस मृदा से संदर्भित है। तो याद रखना चाहिए कि लाल और पीली मृदा से संबंधित है। यदि आप इसको जलोढ़ मृदा से संबंधित कह देते हैं तो निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 केंद्र आपको बनाए गए और इसके बाद जो मृदा संरक्षण की पहली रिपोर्ट आती है वो आपके देखने को मिलती है 1974 में। 1974 में मृदा संरक्षण की जो ये कार्यक्रम चलाए गए थे इस पर आधारित जो पहली रिपोर्ट भारत में आई वो 1974 के वर्ष में देखने को मिलती है। और आप देखेंगे कि 1974 से लेकर वर्ष 2012 तक, 1974 तक वर्ष 2012 तक लगातार भारत में इन विभिन्न मिट्टियों के क्षेत्रों को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम चला था ये 1974 से लेकर 2012 तक चला था। तो याद रखना है आपको, सबसे पहले वर्ष 1998 में भारत में मृदा संरक्षण की बात की गई, वहाँ पे कुछ कमेटियाँ गठित की गई और उन कमेटियों ने जो अपनी रिपोर्ट दिया वो 1974 में दिया और 1974 में जो रिपोर्ट आई उसी के आधार पर भारतीय मृदा से संदर्भित जो भी क्रियान्वयन था उसको कराने में 1974 से 2012 तक लगातार इन कमेटियों ने, इन जो भी कमेटियों की संस्तुतियां थीं उसको कार्य कराने में लगातार 2012 तक इस पर कार्य किया गया। और 4 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए और इन केंद्रों का उद्देश्य था कि ये जिस क्षेत्र से संदर्भित हैं उस क्षेत्र की मृदा को किस प्रकार से हम संदर्भित करें, किस प्रकार से हम सेव कर सकें, अगली पीढ़ी के लिए मतलब संपोषणीय विकास कैसे हो सके, इसके लिए कार्य किया गया। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक एक करके, जैसे मृदा अपरदन की बात कर लेते हैं। तो मृदा अपरदन क्यों हो रहा है यदि हम देखें, पहले क्या होता था कि कृषक जो हमारे होते थे वो आप देखते थे कि आजकल क्या हो रहा है कि एक ही समय में 3 फसलों की खेती की। अधिकांश क्षेत्र में क्या हो रहा है कि एक वर्ष के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषक होते हैं ज़्यादा अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा फसल का एक प्रकार से कह रहे हैं रोपण कर रहे हैं। और वर्ष भर में आजकल कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था है वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि लगभग 3 फसल एक वर्ष में ली जा रही है। और जब 3 फसल एक वर्ष विशेष में ली जाएगी तो निश्चित रूप से आपको उस मृदा की जो उर्वरता होगी उसका ह्रास अवश्य देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि एक बार कोई जब खेती करता था कोई भी कृषक जो पारंपरिक तरीके से, तो एक फसल वो दलहनी फसल के रूप में उगाता था और दूसरी फसल जो होती थी उसको गैर दलहनी के रूप में उगाता था। तो इससे क्या हो जाता था, जो मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती थी वो दूसरी फसल से प्राप्त हो जाती थी। तो आजकल जो ये चलन था एक बार दलहनी और एक बार गैर दलहनी फसल का, वो समाप्त हो गया है और इसके कारण भी बहुत सारी समस्याएं आपको मृदा से संदर्भित देखने को मिल रही हैं। और लगातार चाहे आप बोलें ऊसरीकरण की घटनाएं या लगातार जो मृदा है उसका उत्पादकता उसकी लगातार कम होती जा रही है। अब सबसे पहले यदि हम चादर अपरदन की बात कर लेते हैं, पहली घटना चादर अपरदन मृदा अपरदन में। तो चादर अपरदन के बारे में आपने पढ़ा था कि चादर अपरदन की जो घटना है ये आपको देखने को मिलती है मैदानी क्षेत्र में।
अब अगर मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती है तो सबसे पहली बात है कि मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ क्या यह अन्य किसी क्षेत्र विशेष पर देखने को मिलती है, तो सबसे ज्यादा चादर अपर्दन या क्षैतिज अपर्दन इसको बोला जाता है, यह आपको मैदानी क्षेत्र पर देखने को मिलता है। विशेषकर आपका सतलज प्लेन हो गया, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो गया, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब बात आती है इससे होता क्या है। इससे होता क्या है कि जो मृदा की ऊपरी परत होती है वो हट जाती है, उस स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। एक चीज और आपको याद रखना है, जैसे हम बात कर रहे हैं मृदा अपरदन, मृदा प्रदूषण की, तो मृदा अपरदन में क्या होता है कि मृदा का परिवहन होता है, जो ऊपरी परत होती है उसका परिवहन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण की तो उसी स्थान पर मृदा बनी रहती है, लेकिन वो विभिन्न कारकों की वजह से प्रदूषित हो जाती है। तो मृदा अपरदन में मृदा का परिवहन होता है, जबकि मृदा प्रदूषण यदि किसी क्षेत्र विशेष में है तो वहां में मृदा का परिवहन नहीं होता है। यह भी फैक्ट है, पता होना चाहिए। ठीक है। अब चादर अपरदन से क्या होता है कि जो ऊपरी परत है वो आपकी हट जाती है, और ऊपरी परत के हटने के कारण आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक प्रकार से देखें इस मिट्टी विशेष के क्षेत्र में, जैसे ह्यूमस की जो मात्रा होती है, ह्यूमस के साथ साथ जो आप देखते हैं कि अन्य पोषक तत्व होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और इससे मृदा की उर्वरता घट जाती है। लगातार जो फसल का उत्पादन होता है फिर आगे के क्रम में वो लगातार पहले के अनुपात में कम होता जाता है। अब यहाँ पे संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसके संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है संरक्षण, तो इसके संरक्षण के लिए क्या होना चाहिए। तो इसके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण है, आप सब देखते होंगे मेड़बंदी। तो इसके लिए जो है वो मेड़बंदी की जो घटना है, मेड़बंदी, खेतों के चारों तरफ मेड़बंदी की जानी चाहिए जिससे कि मृदा का कटाव ना हो। और ये जो मृदा का कटाव होता है विशेषकर चादर अपर्दन में वर्षा के काल में होता है। वर्षा के कारण जब किसी भूभाग पे जल ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि वो क्षैतिज कटाव करते हुए प्रवाहित होता है। तो वर्षा के समय में क्या होना चाहिए कि जो भूमि है, जो खेत है, मेड़बंदी उनकी की जानी चाहिए। और आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के साथ साथ खेतों की मेड़बंदी भी करते हैं, जिससे खेत की जो उर्वर, एक प्रकार से देखें जो उर्वरक क्षमता है, जो उर्वरता है खेतों की, वो किसी दूसरे खेत में या बाहर ना प्रभावित हो, उस खेत विशेष में बनी रहे, उस फील्ड विशेष में बनी रहे। तो चादर अपर्दन के संरक्षण के लिए मेड़बंदी एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा आप देखते होंगे कि नालिका या अवनालिका अपर्दन। तो नालिका या अवनालिका अपर्दन, और ये एक प्रकार से देखें तो बहुत ही नुकसानदायक होता है, विशेषकर ढाल वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे उच्च ढाल देखा जाता है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें मिट्टी का जो कटाव होता है वो बहुत तेजी से होता है, और बहुत तेजी से होने के कारण यदि हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखोगे कि इसके कारण भूस्खलन की भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि नलिकाएं या अवनलिकाओं के कारण जब मिट्टी का प्रवाह जल के साथ तेजी से होता है तो उससे भूस्खलन की घटनाएं भी उस क्षेत्र विशेष में देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको जो आपकी हिमालय की श्रेणियां हैं, जैसे आप देखते हैं मध्य हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, तो ये आपको शिवालिक के दक्षिणी भाग में देखने को मिलेंगी। शिवालिक के दक्षिणी भाग के साथ साथ आपको यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, चंबल का जो क्षेत्र है, ग्वालियर हो गया, भिंड हो गया, इन क्षेत्रों में आपको नालिका और नालिका अपर्दन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब बात आती है कि इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाए। तो इनके संरक्षण के लिए जो किया जाना चाहिए वो है आपकी कि सबसे पहले कि बांध, कि इस क्षेत्र विशेष में जहां भी नालिका या अवनालिका अपर्दन हो रहा हो तो इनके मुहाने पर जो नलिकाएं हैं और नालिकाएं हैं, इनके मुहाने पर क्या किया जाए, बांध बनाया जाए। बांध बनाने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि जैसे खरपतवार होते हैं, तो खरपतवार से भी, कोई जरूरी नहीं कि आप पत्थर के डैम बनाइए, जरूरी नहीं है, तो इसके लिए खरपतवार भी इनके मुहाने पर रखा जा सकता है। क्यों? यदि हम खरपतवार या डैम बना देते हैं तो क्योंकि नलिकाएं होती हैं ये धीरे धीरे पीछे खिसकती रहती हैं, तो इससे क्या होगा कि जो ये तेजी से पीछे की तरफ बढ़ रही थी, या कह लीजिए आगे की तरफ बढ़ रही थी नलिकाएं और नलिकाएं, उनका आगे बढ़ना रुक जाता है, और वहां क्षेत्र में, उस क्षेत्र विशेष में नालिका या अवनालिका अपर्दन की घटनाएं रुक जाती है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आप जलप्रपात देखते होंगे तो कोई भी जो जलप्रपात है लगातार, भले ही सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे हटता रहता है। क्यों पीछे हटता रहता है? क्योंकि लगातार जल के जाने के कारण, लगातार जल के रिसने के कारण, गिरने के कारण उस क्षेत्र
क्षेत्र विशेष की जो चट्टानें हैं वो भले ही समय लगता है लेकिन वो कटती रहती हैं और आप देखते हैं कि जलप्रपात धीरे धीरे पीछे हटता रहता है। नलिका और नालिका के संदर्भ में भी यही चीजें हैं, क्योंकि मिट्टी होती है तो जब जल तेजी से ढाल पर बहता है, ढाल युक्त तो सतह पर नीचे बहता है, तो इनका जो मुहाना होता है वो लगातार पीछे खिसकता रहता है और उस क्षेत्र विशेष में यदि हम देखें तो मृदा अपरदन बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पे क्या बनाए जा सकते हैं, बांध या खरपतवार से आप डैम बनाकर उनके मुहाने पर रख सकते हैं, जिससे इनका जो मुहाना है, इनका जो मुख है वो तेजी से पीछे की तरफ ना हटे। तीसरा यदि हम देखें भारत में क्या हो रहा है, तो भारत में आप देखते हैं तीसरी जो घटना है अपरदन की वो देखने को मिलती है समुद्री अपरदन। अब जो समुद्री अपरदन है इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहली बात होती है समुद्री अपरदन कहां पर देखने को मिलेगा, तो क्योंकि भारत एक आपने देखा था क्या है, भारत को आपने प्रारंभ में क्या पढ़ा था कि एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भूभाग है और प्रायद्वीपीय भूभाग होने के कारण समुद्र से लगा हुआ है। अब समुद्र से लगा हुआ है तो जो समुद्री अपरदन है इसके कारण जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो तटीय मैदान होते हैं, उनकी जो उर्वरक मृदा होती है वो समुद्र की धाराओं के कारण, जो इनकी धाराएं होती हैं उसके कारण कट जाती है और उस उर्वरक मृदा का, उस क्षैतिज मृदा का जो वहां पे रहती है तटीय क्षेत्रों में, वो समुद्र में चली जाती है, उसका कटान समुद्र की लहरों द्वारा हो जाता है, समुद्र में चली जाती है। अब हम समुद्री अपरदन को कैसे रोक सकते हैं यदि हम इसकी बात करें, तो आप जानते हैं कि विशेष क्षेत्रों में, जैसे आपने सुना होगा कि नीदरलैंड की बात हम करते हैं कि नीदरलैंड के जो क्षेत्र हैं या डेनमार्क हो गया, तो यहाँ पे क्या रखा है कि इन्होंने समुद्र से जमीन जो है खींच कर ले ली है। कैसे ले ली है, तटबंध इन्होंने बनाए हैं। तो इन क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं जहां पे समुद्री अपरदन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इन क्षेत्रों में हम तटबंध बना सकते हैं, जिससे कि जो समुद्र की लहरें होंगी वो डायरेक्ट जो आपके तटीय मैदान हैं उनके संपर्क में नहीं आएंगी और उन तटबंधों से टकराकर वापस चले जाएंगी और इस प्रकार से आप समुद्री क्षेत्र में अपरदन को रोक सकते हैं। इसके बाद आप अगला अपरदन की जो घटना देखते हैं वो देखते हैं वायु अपरदन। तो वायु द्वारा जो अपरदन होता है इसको कैसे रोका जा सकता है। वायु द्वारा जो अपरदन होता है, आपने देखा कि राजस्थान और आसपास का जो क्षेत्र है यहां पर सबसे ज्यादा वायु अपरदन की घटनाएं देखने को मिलती हैं जब ये क्षेत्र ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्म हो जाता है। अब अगर अत्यधिक गर्म हो जाता है और वहां पर अपरदन देखने को मिलता है, मतलब यहां पे क्या होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उसका एक प्रकार से देखें तो अपवहन होता है, कि जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं इनका वायु द्वारा इनका अपवहन हो जाता है और वहां से जो ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, जो उर्वरक सतह होती है वो क्षेत्र विशेष से हट जाती है, जिसके कारण क्या है कि जो पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि राजस्थान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है, क्योंकि शुष्क क्षेत्र है तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए सबसे पहले जो वृक्षों की कतार है कि आप उस क्षेत्र विशेष में आप वृक्ष लगाइए, वृक्षों की एक कतार लगाइए। और वृक्षों की कतार लगाने के साथ साथ दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे हो सकता है कि जो बालुका स्तूप हैं उनका अस्थायीकरण हो जाए, क्षेत्र विशेष में उनका अस्थायीकरण हो जाए। और अस्थायीकरण कैसे हो सकता है, अस्थायीकरण तब हो सकता है जब उनमें कुछ नमी हो, तभी अस्थायीकरण हो सकता है। इसके लिए कि जो आपके क्षेत्र है राजस्थान में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कृषि नहीं होती है, तो राजस्थान के जिन क्षेत्रों पर आपको कृषि देखने को मिलती है, जिन क्षेत्रों में कृषि होती है, वहां पर जो आपने पढ़ा होगा टपक पद्धति, तो टपक पद्धति के माध्यम से यदि हम सिंचाई करते हैं, इसके माध्यम से यदि हम जो भी वहां पे बागवानी फसलें हैं या कृषि की फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, उनके लिए यदि हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं तो टपक पद्धति को आगे बढ़ाना होगा और इसके माध्यम से हम यहाँ पर इन क्षेत्रों में बालुका स्तूपों का अस्थायीकरण कर सकते हैं, कृषि योग्य भूमि को पुनः उपजाऊ बना सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो यहाँ पे वृक्ष लगाने हैं, जो यहाँ पे आपको वृक्षों की कतार लगानी है, उसको भी हमें किया जाना चाहिए। तो बालुका स्तूप जो वायु द्वारा स्थानांतरित हो रहे हैं विशेष राजस्थान के विशेष क्षेत्र में, उनके रोकने के लिए 3 से 4 प्रमुख उपाय हैं जिनको किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम देखें तो अगला आता है आपका हिमानी अपरदन। हिमानी अपरदन में क्या होता है, हिमानी अपरदन आपने पढ़ा था कि ये आपको देखने को मिलेगा बृहद हिमालय और लघु हिमालय के क्षेत्र में। अब हिमानी अपरदन यदि हो रहा है तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि बृहद हिमालय में यदि हम देखें तो आप देखेंगे कि, क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि जो भूमि होती है, प्रत्येक भूमि पर
मृदा हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि भूमि के अंतर्गत का ही भाग आता है पर्वतीय, और पर्वतीय भाग के कुछ विशेष क्षेत्र ही होते हैं जहां पर मृदा होती है। तो यह जरूरी है कि यदि कहीं पर मृदा है तो वो स्थल खंड होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई स्थल खंड है तो उसमें मृदा होना आवश्यक है, क्योंकि स्थल खंड पर चट्टानी भाग भी होते हैं। इसलिए ये आपको समझने की जरूरत है कि यदि मृदा है तो स्थल खंड तो अवश्य होगा, क्योंकि मृदा जल में नहीं होगी। लेकिन यदि यह स्थल खंड है तो जरूरी नहीं है कि उस क्षेत्र विशेष में मृदा हो। तो इसी तरह से यदि हम देखें तो बृहद हिमालय में आप देखते होंगे कि बर्फ आच्छादित चोटियां होती हैं, और बर्फ आच्छादित चोटियां वो चट्टानों पर बर्फ आच्छादित होती है, और वहां पे मृदा बहुत कम देखने को मिलती है। और जो मृदा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं घाटियों में, चाहे आप बृहद हिमालय, लघु हिमालय की बात कर रहे हैं, इन्हीं घाटियों में आपको देखने को मिलता है लघु हिमालय के क्षेत्र विशेष में कि यहाँ पे बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, और उन बागवानी फसलों के लिए वो जो बहुत सीमित मृदा इन पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है देखने को, मृदा वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए जरूरी है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित मृदा है उसका संरक्षण हम करें। अब किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं? यहां भी संरक्षण करने के लिए जरूरी है कि आपको पत्थर के डैम, जरूरी नहीं है कि अस्थायी डैम बनाएं, अस्थायी डैम भी पत्थर के बना सकते हैं, जिससे जल के साथ मृदा का कटाव ना हो। यदि मृदा का कटाव होता भी है तो वो उन्हीं घाटियों में रह जाए जहां पे आप डैम बना रहे हैं, उन्हीं क्षेत्र विशेष में रह जाए, निचले क्षेत्रों में, घाटियों में वो मृदा बह के ना आए। तो ये भी आपको करने की जरूरत है जब आप हिमानी अपर्दन की बात करते हैं। अगला आपने देख लिया समुद्री, अब लास्ट आपका आता है पर्वतीय। पर्वतीय का मतलब अब हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, क्योंकि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र भी है। और लगातार देखते होंगे कि वृक्ष का आवरण सबसे ज्यादा यदि कहीं पर है अनुपात में, रेशियो में, तो आपको पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हम कैसे रोक सकते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? आप देख रहे होंगे कि लगातार पूर्वोत्तर भारत में लगातार, जैसे आप मेघालय का उदाहरण ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, लगातार केंद्र सरकार द्वारा खनन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारी विवादित परियोजनाएं भी रही हैं, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाया है। तो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं कि भारत सरकार प्रयास कर रही है कि नए नए क्षेत्रों को, जो खनिज के हमारे नए नए क्षेत्र हैं, उनको खोजा जा रहा है, शोध किया जा रहा है। और इसके क्रम में पूर्वोत्तर भारत में लगातार नए नए क्षेत्र मिलते जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक धातु आती है जिसका नाम है टाइटेनियम, जो स्टील और टाइटेनियम को और मजबूत करने में प्रयुक्त की जाती है। उसके भंडार आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिले हैं। और क्योंकि अभी अरुणाचल प्रदेश में है, वो आपका एक टाइगर रिजर्व का क्षेत्र आता है, इसलिए खनन की अनुमति अभी नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से कानूनों को बदला गया है उस आधार पर यदि हम देखें तो बहुत जल्दी ही अनुमति मिल जाएगी। पहले क्या होता था कि वहां के जो पर्यावरणीय आकलन होते थे उसके आधार पे फिर बाद में अनुमति मिलती थी, लेकिन आज क्या है कि बाद में आकलन होता रहेगा, आपको अनुमति पहले मिल जाएगी। आप खुदाई अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन सीमित क्षेत्र पर कर सकते हैं। बाद में यदि आपको अनुमति मिलती है तो आपके क्षेत्र का विस्तार होगा, अन्यथा उसी सीमित क्षेत्र में आप अपनी गतिविधियों को करेंगे। तो क्या हो रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार नए नए खनन क्षेत्र, नए नए खनिजों के क्षेत्र खोजे जा रहे हैं, और इसके कारण वनों का जो कटान है वो तेजी से उस क्षेत्र विशेष में हो रहा है। अब वनों का कटान यदि तेजी से हो रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, वन नहीं होंगे तो मृदा का कटान निश्चित रूप से वहां पर बहुत तेजी से होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में कहीं भी कोई खनिज यदि निकाला जाता है तो उसके लिए जरूरी होता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि जब आप इन क्षेत्रों को छोड़ते हैं तो यहाँ पे वृक्ष का आवरण जैसे पूर्व था उसी तरह से आप बढ़ाएंगे, उसी तरह से लगाएंगे। लेकिन होता वास्तविकता में क्या है कि जब एक बार से उन क्षेत्रों का दोहन हो जाता है तो वहां पर कोई भी, चाहे राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकारें हों या स्थानीय कंपनी जिसके द्वारा वहां पे खनन किया गया है, कोई भी वहां पे वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करता है और वो क्षेत्र उसी प्रकार से बना रहता है। और जब उसी प्रकार से बना रहता है, पर्वतीय क्षेत्र है, ढाल युक्त क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से नलिका और नालिका अपरदन और इस प्रकार के अपरदन, मृदा के अपरदन वहां पे तेजी से होते रहते हैं, और जो वहां की उर्वरक मृदा होती है उसका तेजी से ह्रास होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में यदि हम देखें तो सबसे पहले, क्योंकि यदि हम ये भी नहीं कह
सकते कि हम खनिज को ना निकालें, लेकिन यदि आप खनिज विशेष स्थान से निकालते हैं तो जरूरी है कि उस स्थान पर पुनः जब आप पूरा दोहन उस क्षेत्र विशेष का कर लेते हैं तो पुनः उसको पूर्व की स्थिति में, जो वन आवरण वहां पे पूर्व में था, उसको लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और आप देखते होंगे कि विभिन्न जो परियोजनाएं हैं स्थानीय लोगों द्वारा भी विरोध किया जाता है। क्यों विरोध किया जाता है? क्योंकि दोहन तो राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों द्वारा हो जाता है, लेकिन कंडीशन यह भी होती है कि वो जो कंपनी होगी वो उस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए कार्य करेगी, लेकिन वो कार्य होता नहीं है और कंपनियां या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र विशेष का दोहन हो जाता है। और आप देखते होंगे कि नक्सलवाद आपने पढ़ा होगा, तो नक्सलवाद में आपको जोड़कर बताया गया होगा कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद के बढ़ने का एक कारण यह भी है कि स्थानीय जो लोग हैं उनकी उपेक्षा होना, तो वो आपका आंतरिक सुरक्षा का विषय हो जाता है, वहां पर हमें नहीं जाना। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या करना चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्र में यदि किसी भी क्षेत्र विशेष में आपको इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं तो सबसे पहले उस पर आपको सीमित क्षेत्र विशेष में उसको करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप पर्वतीय क्षेत्र में देखते होंगे झूम कृषि, विशेषकर नागालैंड के क्षेत्र में, तो झूम कृषि को पूर्णतया प्रतिबंधित करना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत की यदि हम बात करें तो वहां पे जो भी जनजातीय लोग हैं वो अच्छी खासी संख्या में पशुओं का पालन करते हैं, और जिन पशुओं का, छोटे पशुओं का पालन करते हैं, और निश्चित रूप से वो जो पशु होते हैं वो अति चराई के माध्यम से उस स्थान विशेष की मृदा को कमजोर करते हैं, और इसके कारण वहां पे मृदा अपरदन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न कारण आपको बताए गए, इस प्रकार से आप उस क्षेत्र विशेष की मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अब बात आती है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है, तो मृदा प्रदूषण में क्या होता है? मृदा प्रदूषण में जो मृदा होती है उसका परिवहन नहीं होता है, मतलब वह स्व स्थान पर होती है, उसी स्थान पर बनी होती है, लेकिन विभिन्न कारणों के द्वारा वो प्रदूषित होती है। सबसे पहले इसमें यदि हम देखें तो आपको भारत में आर्द्र भूमियां बहुत सारी देखने को मिलेंगी। अब तो बहुत सारी आर्द्र भूमियों का संरक्षण रामसर साइट के रूप में किया जा रहा है, रामसर समझौते के रूप में किया जा रहा है, तो वो तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं जिनको अभी संरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और आर्द्र भूमियां हैं, आर्द्र भूमियों का मतलब ही है कि वर्ष भर जल उस क्षेत्र विशेष में पर्याप्त मात्रा में रहता है, जिससे क्या है कि मृदा जो है वो तो समाप्त हो गई है, उसकी उर्वरता जो है वो समाप्त हो गई है। तो किस प्रकार से आर्द्र भूमियों को हम अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, वहां के स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी बना सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जो भी आर्द्र भूमियां हैं जल पर्याप्त मात्रा में है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप मत्स्यन की गतिविधियां कर सकते हैं, मतलब मत्स्यन के द्वारा। और मत्स्यन के द्वारा क्योंकि आर्द्र भूमियां जरूरी भी हैं हमारे लिए, क्यों? क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का जल होता है उसको संरक्षित करने का भी प्रयास यहाँ पे किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? जो आर्द्र भूमियां हैं उनको और गहरा किया जा सकता है, क्यों? जिससे वर्षा का अधिकांश जल, ज्यादा से ज्यादा जल उन आर्द्र भूमियों में रह जाए, और इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो है जब वहां से, क्योंकि इस प्रकार की जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जो तालाब होते हैं इस प्रकार के, वहां पे आपको देखने को मिलता है कि जो ग्राउंड वाटर है, जल है हमारा ग्राउंड वाटर, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि उसकी सीमित मात्रा धीरे धीरे रिस कर वहां पे जाती है। क्योंकि आज नगरीकरण के चलते क्या हो रहा है कि जो भी वर्षा हमें प्राप्त होती है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या है कि समुद्र में बह जाता है, और वो एक जो समुद्र में चला जाता है निश्चित रूप से वो हमारे ग्राउंड वाटर को, लेवल को ऊपर नहीं उठाता है। तो जो आर्द्र भूमियां हैं इनको मत्स्यन के क्षेत्र में हम प्रयोग कर सकते हैं, इनको गहरा कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्वा फार्मिंग इस समय बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है सरकार द्वारा, तो एक्वा फार्मिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार की गतिविधियों द्वारा हम इनको उपयोगी बना सकते हैं, इनका दोहन कर सकते हैं, और स्थानीय लोगों के साथ साथ राज्य सरकारों को भी यहां से कुछ एक प्रकार से बोले तो आय हो सकती है। आर्द्र भूमियों के साथ साथ यदि हम देखें, दूसरी सबसे बड़ी समस्या आप देख रहे होंगे मृदा में उर्वरता का कम होना। अब उर्वरता कम क्यों हो रही है? उर्वरता कम होने का मतलब आप कह सकते हैं कि ऊसर भूमि, ठीक है, जिस भूमि की उर्वरता, ऊसर भूमि का मतलब ही हो गया कि उसकी उर्वरता एकदम समाप्त हो चुकी है। अब किसी भूमि की यदि उर्वरता समाप्त हो चुकी है, उसको पुनः उस भूमि की उर्वरता को पुनः कैसे लाया जा सकता है? आप जानते होंगे कि देसी जो कंपोस्ट खाद होती है, जैसे आप किसी भूमि पे ऊसर भूमि है, तो क्योंकि ऊसर भूमि है तो रासायनिक यहाँ पे खादों का प्रयोग किया गया, रासायनिक बीजों का प्रयोग किया गया। एक समय में हो सकता है एक वर्ष में 3 फसलें ली गई हों लगातार, तो इसके कारण लगातार इस भूमि
भूमि की उर्वरता समाप्त हुई है। इसको पुनः वापस लाने के लिए जो आप बोलते हैं कि गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, इसके प्रयोग से इस भूमि की उर्वरता को पुनः वापस लाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें जो आपके पारंपरिक तरीके से, जो आपके पारंपरिक तरीके हुआ करते थे पूर्व में जिससे कृषि की जाती थी, उन तरीकों को पुनः इस क्षेत्र विशेष में लागू करना चाहिए और इसके द्वारा हम ऊसर भूमि को पुनः उर्वरतापूर्व बना सकते हैं। तीसरा यदि हम देखें तो तीसरी समस्या है कि बढ़ता ऊसरीकरण। जो ऊसर भूमि है इसका क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, उसका भी कारण वही है कि इन क्षेत्रों में क्या देखने को मिल रहा है। एक तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे आपके हरियाणा के क्षेत्र हो गए, पंजाब के क्षेत्र हो गए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो भूमियाँ हैं लगातार लवणीकरण हो रहा है। मतलब इन भूमियों में नमक की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है और नमक की मात्रा बढ़ने के साथ साथ अब इन्हीं क्षेत्र विशेष में जो है ऊसर भूमियां भी आपको जैसे यदि आप देखें ऊसर भूमि का विस्तार भारत में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो सीतापुर क्षेत्र आपका है, सीतापुर क्षेत्र से लेकर पूरा एमपी बॉर्डर तक आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, ऊसर भूमि देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लगातार विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा लगातार अपर्दन हो रहा है। तो इसके कारण जो इसका विस्तार है ऊसर भूमि का लगातार भारत के बृहद क्षेत्र पर हो रहा है। और जब ऊसर भूमि की बात करते हैं तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र आता है, उत्तर भारत के जो मैदान आते हैं विशेषकर गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा, इन्हीं क्षेत्र विशेष में इसका विस्तार हो रहा है। अब यदि हम बात करें कि जो आपका पंजाब का क्षेत्र है, जो आपका हरियाणा का क्षेत्र है, वहां पे लवणीकरण का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि आजकल क्या हो रहा है कि नहरों के द्वारा उस क्षेत्र विशेष में ज्यादातर जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा हो रही है। और नहरों के द्वारा सिंचाई होने के कारण, क्योंकि जो नहरें हैं उनके द्वारा बहुत सारी उनकी शाखाएं हैं और उन्हीं के द्वारा वहां पे विशेष रूप से सिंचाई हो रही है और उन्हीं के कारण वहां पे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नमक की मात्रा उस क्षेत्र विशेष में बढ़ रही है। इसको काबू कैसे कर सकते हैं? काबू करने का तरीका है, कम करने का तरीका है कि उस क्षेत्र विशेष में जो ज्यादातर सिंचाई हो वो ग्राउंड वाटर से की जाए, भूमिगत जल से निकालकर उसके माध्यम से सिंचाई की जाए। और निश्चित रूप से जब भूमिगत जल की बात आती है तो वह भी अपने आप में समस्या है, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र विशेषकर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहां पर भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन भी किया जाता है और विभिन्न समाचार पत्रों में आप इसको देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो भूमिगत जल की सिंचाई की बात करते हैं वह भी अपने आप में समस्या है, क्योंकि यदि अत्यधिक भूमिगत जल हम निकालने लगते हैं तो निश्चित रूप से जो पेयजल की उपलब्धता भारत में है वह प्रभावित होती है। और आप देखते हैं अब यदि मार्च अप्रैल का माह आ जाता है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे वर्षा उतनी पर्याप्त नहीं होती है, जो आपके नल होते हैं, जो सिंचाई के उपकरण होते हैं, वो जल देना, वहां से पानी निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल लगातार नीचे चला जाता है और उस अनुपात में हम जल संरक्षण के कार्यक्रम नहीं चला पा रहे हैं जिस अनुपात में हम दोहन करते हैं। तो आवश्यकता क्या है कि मृदा संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण के भी कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ यदि हम देखें तो यदि आपकी मृदा अच्छी है और सिंचाई नहीं हो रही है तो भी समस्या है, मृदा अच्छी नहीं है तो वहां पे सिंचाई की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि यदि आप पारंपरिक तरीकों से उसको पुनः उर्वरतापूर्ण बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें सिंचाई एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये सारे बिंदु हैं, इन पर आपको चर्चा लिखनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रश्न भी आज मैं दे रहा हूं और इसको पहले आप नोट कर लेंगे। इसके बाद एक प्रश्न आज का दे रहा हूं, ये आप नोट करके दिखाएंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको जितना मैंने बताया वो सारी चीजें मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। सबसे पहले प्रश्न नोट कर लीजिए आज का। प्रश्न है भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों, प्रश्न आज का है भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों एवं तटीय क्षेत्रों में, भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्रों एवं तटीय क्षेत्रों में हो रहे मृदा अपरदन के प्रकारों पर प्रकाश डालिए और इनके संरक्षण के उपाय सुझाएं।
और इनके संरक्षण के उपाय सुझाएं। मतलब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तर के मैदान क्षेत्रों की बात हो रही है वहां पर, और आपका जो तटीय क्षेत्र है वहां पर मृदा अपरदन के प्रकार देखने को मिलते हैं। तो कौन से प्रकार सबसे पहले तटीय क्षेत्रों में और भारत के जो उत्तर का विशाल मैदान है उन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, और किस प्रकार से जो ये 2 से 3 प्रकार के अपरदन के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे इन क्षेत्रों में, उनको संरक्षित करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए। तो जो पिछली कक्षा हुई है वो और जो आज की कक्षा हुई है वो इस प्रश्न से दोनों जुड़ जाती है, और इस प्रश्न का जवाब अभी जब आपकी कक्षा समाप्त होती है उसके बाद 10 मिनट का समय दिया जाएगा, और उस 10 मिनट में आप इस प्रश्न का जवाब लिखकर शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जिनको नोट कर लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण हेडिंग डालेंगे। मृदा संरक्षण, और मृदा संरक्षण के अंतर्गत लिखना है, मृदा संरक्षण आपने हेडिंग डाला। अब मृदा संरक्षण के अंतर्गत लिखना है मिट्टी का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग मानो, मिट्टी का प्रयोग मानो पूर्व से करता आ रहा है, पूर्व से करता आ रहा है, और मृदा को उसने संरक्षित भी किया है, और मृदा को उसने संरक्षित भी किया है। लेकिन वर्तमान समय में किसानों द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में किसानों द्वारा एक वर्ष के अंदर 3 सीजन में, एक वर्ष के अंदर 3 सीजन में फसल उत्पादन लिया जा रहा है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जा रही है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जा रही है। आज आवश्यकता है कि संपोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए, फसल उत्पादन किया जाए। संपोषणीय विकास का मतलब जिस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं, हम प्रयोग कर रहे हैं मृदा का, इसी प्रकार से हम अपनी जो है आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी इसी प्रकार की उर्वरतापूर्ण मृदा हम उसको अगली पीढ़ी को सौंप सकें, दे सकें, जैसे कि हमें अपने पूर्वजों से मिली है। जो उदाहरण के रूप में जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो शरीर है, प्रतिदिन आपके शरीर में ऊर्जा, एक प्रकार से देखें ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा बनती है तो आप उसका प्रयोग भी प्रतिदिन करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अगले दिन के लिए भी बचाकर रखते हैं। तो उसी प्रकार से हमें करना है कि जो मृदा है, मृदा का प्रयोग हम इस प्रकार से करें कि इसमें आप आज के लिए तो वर्तमान पीढ़ी के लिए तो यहाँ से हम उर्वरतापूर्ण मृदा जो आपके उत्पादन है, फसल उत्पादन, वो तो प्राप्त करें, लेकिन ऐसा ना हो कि अगली जो पीढ़ी है हमारी वो इस प्रकार की
उर्वरतापूर्ण मृदा से वंचित रह जाए, इस प्रकार के फसल उत्पादन से वंचित रह जाए। तो संपोषणीय विकास बहुत आवश्यक है मृदा के क्षेत्र में भी। ठीक है, चलिए अब इसी में लिखिएगा अगली लाइन में, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही बेहतर ढंग से, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही बेहतर ढंग से मिट्टी से उत्पादन लिया है। हमारे पूर्वजों ने बहुत ही बेहतर ढंग से मिट्टी से उत्पादन लिया है। उन्होंने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए, उन्होंने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए सस्यावर्तन, उन्होंने नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए सस्यावर्तन, इंग्लिश में आप नोट करेंगे तो क्रॉप रोटेशन, उन्होंने मिट्टी से नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए सस्यावर्तन या इंग्लिश में नोट करना है तो क्रॉप रोटेशन भी किया है। इसका मतलब होता है सस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक बार में दलहनी फसल और एक बार में गैर दलहनी फसल का उत्पादन। तो यहीं पर यदि आप नोट करना चाहें तो सस्यावर्तन के बाद ब्रैकेट में नोट कर लीजिएगा, एक बार दलहनी फसल और अगली बार जो है गैर दलहनी फसल। तो सस्यावर्तन का मतलब ये होता है जिससे जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो सस्यावर्तन भी किया है। आगे नोट करिएगा, इसी तरह से हमारे प्राचीन कृषकों ने, इसी तरह से हमारे प्राचीन कृषकों ने ऐसा कार्य किया जिससे मिट्टी आज तक उपजाऊ है, जिससे मिट्टी आज तक उपजाऊ है, जिससे मिट्टी आज तक उपजाऊ है। अगली लाइन में लिखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पर मृदा संरक्षण की बात होना लाजमी है, इसलिए यहां पर मृदा संरक्षण की बात होना लाजमी है। ठीक है, अगली पंक्ति में, इसके अतिरिक्त भारत में जल संसाधन एवं प्रवाह बेसिन के, इसके अतिरिक्त भारत में जल संसाधन एवं प्रवाह बेसिन के देख रेख की बात भी चलती है, देख रेख की बात भी चलती है, क्योंकि भारत वर्षा में जल की अत्यधिक मात्रा प्राप्त करता है, क्योंकि भारत वर्षा ऋतु की बात हो रही है, जल की अत्यधिक मात्रा प्राप्त करता है और वर्ष के अन्य दिनों में यह भूमि शुष्क रहती है। ठीक है, अन्य दिनों में जल की कमी हमें होती है। चलिए अब अगला नोट कर लीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद, अगली लाइन में, स्वतंत्रता के बाद भारतीय नियोजकों ने कृषि के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नियोजकों ने कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया,
इसीलिए वर्ष 1958 में संपूर्ण भारत में भूमि एवं मृदा का सर्वे प्रारंभ हुआ। भूमि एवं मृदा का सर्वे प्रारंभ हुआ। इस समय 4 विशेष केंद्र स्थापित किए गए। इस समय 4 विशेष केंद्र स्थापित किए गए। इस समय 4 विशेष केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें पहला केंद्र दिल्ली में, जिसका उद्देश्य उत्तरी भारत के जलोढ़ मृदा के संरक्षण की, जिसमें पहला केंद्र दिल्ली में, जिसका उद्देश्य उत्तरी भारत के जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को संरक्षित करना था। जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को संरक्षित करना था। दूसरा केंद्र नागपुर में स्थापित किया गया। जिसका उद्देश्य काली मिट्टी के क्षेत्र को संरक्षित करना था। एवं तीसरा केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया गया। जिसका उद्देश्य लाल एवं पीली मृदा को संरक्षित करना था। के क्षेत्र को संरक्षित करना था। चौथा और अंतिम केंद्र कोलकाता में स्थापित किया गया। जिसका उद्देश्य पूर्वी भारत के पर्वतीय मृदा को संरक्षित करना था। ठीक है, अगली पंक्ति में नोट करेंगे। इसके बाद मृदा सर्वेक्षण की पहली रिपोर्ट वर्ष 1970 में जारी की गई। बाद में वर्ष 1974 से 2012 तक गहन सर्वेक्षण चलाया गया। बाद में 1974 से 2012 तक गहन सर्वेक्षण चलाया गया। ठीक है, अब आप नोट करेंगे कारण कौन सा अभी आपने नोट किया है। हेडिंग क्या डाला था आपने? मृदा संरक्षण। और मृदा संरक्षण की जब बात आती है, अभी तो आपने नोट कर लिया पृष्ठभूमि, अब आपको नोट करना है मृदा संरक्षण के अंतर्गत सबसे पहला जो आप जानते हैं कि मृदा के दूषित होने का या मृदा के एक प्रकार से देखें उर्वरता कम होने का जो पहला कारण है वो आता है मृदा अपरदन।
तो मृदा अपरदन हेडिंग डालेंगे और उसी के अंतर्गत नीचे लिखेंगे, क्योंकि मृदा अपरदन आप लोग लिख चुके हैं क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है कि उसके रोकथाम, मृदा अपरदन की जो भी घटनाएं होती हैं उनके रोकथाम संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो मृदा अपरदन हेडिंग डालेंगे। अब इसके अंतर आप लिखेंगे, भारत में मृदा अपरदन के अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से अब क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख लेना है, कोई हेडिंग अब नहीं डालनी है। भारत में मृदा अपरदन की पहली घटना चादर अपरदन या क्षैतिज अपरदन के रूप में देखने को मिलती है। भारत में मृदा अपरदन की पहली घटना चादर अपरदन या क्षैतिज अपरदन के रूप में देखने को मिलती है। या क्षैतिज अपरदन के रूप में देखने को मिलती है। किन क्षेत्रों में मिलती है, ये आपने पूर्व में जब मृदा अपरदन पढ़ा था वहां पे किया है, तो क्षेत्र नहीं बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखने को मिलती है। इनके संरक्षण के लिए मेड़बंदी प्रमुख उपाय है। इनके संरक्षण के लिए मेड़बंदी प्रमुख उपाय है, जिससे जल का बहाव रुक जाता है। चिकनी मिट्टी के कण, जल का बहाव रुक जाता है। चिकनी मिट्टी के कण, ह्यूमस आदि उसी क्षेत्र में बने रहते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता नष्ट नहीं होती है। अब दूसरी पंक्ति में एक पंक्ति छोड़ के लिखिएगा दूसरा पॉइंट, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं नालिका और नालिका अपरदन से संदर्भित। तो दूसरा आपको लिखना है कि भारत में मृदा अपरदन का दूसरा प्रमुख प्रकार नलिका या अवनालिका अपरदन है। दूसरा प्रमुख प्रकार नालिका या अवनालिका अपरदन है। इनके संरक्षण के लिए छोटी छोटी नलिकाओं के सिरे पर अस्थाई डैम या खरपतवार के डैम बनाए जाने चाहिए, जिससे इनका शीर्ष आगे की तरफ ना बढ़े। जिससे इनका शीर्ष आगे की तरफ ना बढ़े। मृदा अपरदन की अगली पंक्ति में लिखिएगा। मृदा अपरदन का तीसरा प्रकार वायु द्वारा अपरदन है। मृदा अपरदन का तीसरा प्रकार वायु द्वारा अपरदन है। इसके रोकथाम के लिए क्षेत्र विशेष में पौधों की कतार, बालुका स्तूपों का स्थायीकरण,
और सिंचाई के लिए टपक एवं छिड़काव पद्धति, टपक और छिड़काव पद्धति अपनाई जानी चाहिए, अपनाई जानी चाहिए। सामाजिक एवं कृषि वानिकी के द्वारा भी, सामाजिक एवं कृषि वानिकी के द्वारा भी इनको संरक्षित किया जा सकता है। अगला नोट करिएगा, अगली पंक्ति में भारत में मृदा अपरदन की चौथी घटना, भारत में मृदा अपरदन का चौथा प्रकार या घटना जो भी लिखना है, चौथा प्रकार हिमानी अपरदन के रूप में, हिमानी अपरदन के रूप में सामने आता है, हिमानी अपरदन के रूप में सामने आता है। इनके संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण के लिए हिमानी के मुहाने पर, हिमानी के मुहाने पर बांध बनाए जा सकते हैं। इनके संरक्षण के लिए हिमानी के मुहाने पर बांध बनाए जा सकते हैं, जिससे पहाड़ी मिट्टी, जिससे पहाड़ी मिट्टी, जिससे पहाड़ी मिट्टी पहाड़ों पर रुकी रहेगी। अगला नोट करेंगे अगली पंक्ति में। अब चौथा, पांचवा महत्वपूर्ण आ जाता है आपका समुद्री अपरदन। ठीक है, मृदा अपरदन का पांचवा प्रकार जो भारत में देखने को मिलता है, मृदा अपरदन का पांचवा प्रकार जो भारत में देखने को मिलता है वह समुद्री अपरदन है, वह समुद्री अपरदन है। इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए या इससे मृदा को संरक्षित करने के लिए, इसको रोकने के लिए या इससे मृदा को संरक्षित करने के लिए डाइक, डाइक मतलब दीवार, डाइक, बोल्डर आदि, डाइक, बोल्डर आदि तटीय क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। डाइक, बोल्डर आदि तटीय क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में ज्वारीय वन भी लगाए जा सकते हैं, और कुछ क्षेत्रों में ज्वारीय वन भी लगाए जा सकते हैं, और कुछ क्षेत्रों में ज्वारीय वन भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपको नोट करना है मृदा प्रदूषण। अगला आपको नोट करना है मृदा प्रदूषण, हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे कि किस प्रकार से मृदा प्रदूषण जिन मिट्टियों में है उनको किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम भारत में आर्द्र भूमियों को, सर्वप्रथम भारत में आर्द्र भूमियों को, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, संरक्षित करने की आवश्यकता है। आर्द्र भूमियों में मृदा, आर्द्र भूमियों में मृदा जो प्रदूषित हो चुकी है, जो प्रदूषित हो चुकी है
उसको पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, उसको पुनः वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए आर्द्र भूमियों को एक्वाकल्चर मत्स्यन की गतिविधि और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिएगा, भारत में ऊसर भूमि का क्षेत्रफल भी विस्तृत क्षेत्र पर विस्तारित है। ऊसर भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम और पायराइड का प्रयोग किया जाता है। ऊसर भूमि को पुनः उर्वरक बनाने के लिए जिप्सम और पायराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी में नोट कर लीजिएगा, ऊसर भूमि के प्रसार को रोकने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना होगा। कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना होगा। अगला नोट कर लीजिएगा, अगली पंक्ति में, भारत में लवणीकरण की समस्या भी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बढ़ रही है। भारत में लवणीकरण की समस्या भी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में बढ़ रही है। इसके रोकथाम के लिए नहरी सिंचाई पर नियंत्रण एवं भूमिगत जल का प्रयोग सिंचाई में करना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था ये आप समाप्त होता है। अब मृदा पूरी तरह से समाप्त होती है। अब आपको वनस्पतियों के बारे में कि भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां मिलती हैं, क्योंकि मृदा से जुड़ा हुआ ही है, तो अगला जो आपका टॉपिक होगा वो वनस्पतियों से संदर्भित होगा। अब आपको क्या करना है, जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उसको अवश्य ही लिखने का प्रयास करना है। तो जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उसको आप सब एक बार लिखने का प्रयास करें।